तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बकरी पालन से अधिक लाभ लेने के लिए कैसे करें उचित आवास प्रबंधन एवं देखभाल। बरसीन की खेती को एक किसान ने बनाया अपनी अच्छी आय का जरिया। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में लगे भैंस मेले की रोचक झलकियां। हमारे राज्य में बकरी पालन व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है और जिन भी किसानों ने बकरी पालन किया हुआ है वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने हेतु किस तरह से करें बकरियों का उचित आवास प्रबंधन और देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ। बकरियों की स्वास्थ्य रक्षा कैसे की जाए, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बकरियों में प्रमुखतः पीपीआर रोग होता है, दूसरा गलघोंटू रोग होता है, मुंह पका खुरपका रोग होता है और साथ में जो है इनमें एंट्रोटॉक्सीमिया होता है और दस्त रोग होते हैं। तो इन रोगों से बचाव के लिए ये जरूरी होता है कि हम वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम अमल में लाएं। किसान भाइयों, यदि आप बकरी पालन करते हैं तो उससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बकरियों में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु उचित समय पर टीकाकरण करवाया जाए। साथ ही साथ बकरियों के आहार तथा आवास प्रबंधन पर भी उचित ध्यान दिया जाए, तभी आपकी बकरियां इन बीमारियों के प्रकोप से बच सकती हैं, क्योंकि इन रोगों के प्रकोप के बाद इलाज करवाने पर आपको अधिक रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए इलाज से ज्यादा अच्छा बचाव ही होता है। परिवहन के समय हमें पीपीआर का टीकाकरण करना है। आने के पश्चात वर्षा ऋतु के पूर्व गलघोंटू रोग का टीका और मुंह पका खुरपका रोग का टीकाकरण करें बकरियों में। और इसके पश्चात जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है तो आंत्रशोथ रोग जो होता है, एंट्रोटॉक्सीमिया जिसे कहते हैं, उससे बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना जरूरी होता है। उसकी वैक्सीन आती है, रक्षा ईटी वैक्सीन कहते हैं उसको, या मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो कि आंत्रशोथ की, पीपीआर की और मुंह पका खुरपका रोग की, इनके टीकाकरण जो है उपलब्ध होते हैं। साथ में हमारे जो मध्य प्रदेश शासन का पशु चिकित्सा विभाग है या केंद्र सरकार का जो पशु चिकित्सा विभाग है, ये भी अपने स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम चलाते हैं। उनके तहत भी हमारे पशुपालक भाई उनसे फायदा ले सकते हैं और बकरियों में टीकाकरण अगर करा लेंगे तो जो इनमें रोग होते हैं उन रोगों की रोकथाम हो जाएगी और मृत्यु दर पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। अब रोग ना हो इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को जो सावधानी रखनी होगी, पहला तो आवास गृह की साफ सफाई जरूरी है। साथ में हम जो इनको आहार पोषण में, चाहे वो चराई के माध्यम से कर रहे हों या इनको आवास गृहों में हरे चारे उगाने के पश्चात चारे दे रहे हों, पत्तियां दे रहे हों, वो किसी तरह से प्रदूषित नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। बारिश में जो भंडारण हम करते हैं चारे का, भूसे का, उनमें क्या है फफूंद आ जाती है भूसे में, तो इस तरह हमें ये देखना है कि हम इस तरह से प्रदूषित सूखा चारा भी ना खिलाएं। हमारा जहां भंडारण दाना मिश्रण का होता है, जहां हम मक्का का दलिया रखते हैं, खली रखते हैं, चुनी चोकर रखते हैं,
उनमें भंडारण में चूहों का नियंत्रण करते रहे, क्योंकि होता क्या है कि हम जहां पर ये विभिन्न घटक जो रखते हैं दाना मिश्रण के, वो चूहे खा जाते हैं और उसको प्रदूषित भी करते हैं दाना मिश्रण के अवयव को। वो उसमें क्या है, कीटाणु विषाणु सभी मौजूद रहते हैं जो कि बीमारी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जल जो है वो उनको पीने के लिए स्वच्छ उपलब्ध होता रहे। अगर और समय समय पे आवास गृहों की चूने से पुताई करना भी आवश्यक है। हर 3 महीने में आवास गृह की खोलियों की पुताई करें, खाने की नांद की पुताई करें और हर 15 दिन के अंतराल पे पानी की नांद की पुताई करें। बकरियों में कुछ अंतः तथा बाह्य परजीवियों का भी प्रकोप होता है, जिसमें से बाह्य परजीवी बकरियों की त्वचा पर चिपककर उसका खून चूसते हैं तथा अंतः परजीवी पेट के अंदर रहकर बकरियों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए इन परजीवियों से बकरियों को बचाना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। 2 तरह के परजीवी होते हैं। एक तो होता है बाह्य परजीवी, जैसे मच्छर है, मक्खी है, जुए हैं, पिस्सू है, किल्ली है, ये लग जाते हैं। क्योंकि ये बाह्य परजीवी क्या करते हैं, शरीर में लग जाते हैं, लगने के पश्चात ये खून चूसते हैं। खून चूसने से क्या होता है कि धीरे धीरे एनीमिक कंडीशन आ जाती है, रक्त की कमी आ जाती है और हमारे बकरे बकरियां कमजोर होते चले जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए पेक्टोसाइड या बाजार में ब्यूटॉक्स दवाइयां आती हैं, वो समय समय पे इनको पानी में घोलने के पश्चात कपड़े से पोंछाई करें और साथ में ये सावधानी रखना होगा कि बकरे बकरी किसी तरह उनको चाटे ना, क्योंकि चाटने से उनको क्या है कि ये जो दवाई है ये घातक सिद्ध हो सकती है। मुंह पे जो है मास्क लगा दे बकरे बकरी के, तो वो किसी तरह चाट नहीं पाएगी और इस तरह से हम बाह्य परजीवियों से अपने बकरी बकरियों की रोकथाम कर लेंगे। और साथ में अंतः परजीवी जो होते हैं, इनमें गोल कृमि भी होते हैं, चपटे कृमि भी होते हैं और साथ में जब ये चरने जाते हैं तो घोंगे वगैरह में जो है लिवर फ्लूक इन्फेस्टेशन के परजीवी होते हैं। उन परजीवियों की रोकथाम के लिए पहले 21 दिन में इनको जो है कृमिनाशक दवा दें, जैसे कि पेनाकर है, एल्बेंडाजोल घोल है, इनको पिलाना जरूरी होता है। और फिर हर 3 महीने के अंतर से जो है इन्हें अंतः परजीवियों को मारने के लिए अंतः कृमिनाशक दवा जो है देना अति आवश्यक होता है। अगर हमने बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों पर नियंत्रण अगर पा लिया तो हम जो पोषक तत्व संतुलित आहार दे रहे हैं निश्चित रूप से वो उनके शरीर को प्राप्त होगा और उनके शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में ये सहायक सिद्ध होंगे। भारत दूध उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर काबिज है। नंबर 1 पर बने रहने के लिए देश के किसान और वैज्ञानिक काफी परिश्रम करते हैं। हालांकि हमारे देश के पशुओं में दूध देने की क्षमता विदेशी पशुओं की बजाय कम है। ऐसे में हमें अपने पशुओं को दूध उत्पादन बढ़ाने पर विचार करना होगा, जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इस महत्व को समझकर गांव शामली जिला करनाल के किसान ईश्वर दयाल ने भी अपने खेत में बरसीम चारा खेती करके अपने पशुओं को खिलाने के साथ साथ बीज और चारा बेचकर अच्छी आय भी ली है। तो आइए जानते हैं कि बरसीम की खेती उनके लिए कैसे लाभकारी है। मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल सब स्टेशन से बीजों के बारे में ट्रेनिंग ली व कृषि विज्ञान केंद्र NDRI करनाल से इसके बारे में अच्छी जानकारी ली और कई सालों से मैं बरसीम का बीज जो है बना रहा हूं। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में बरसीम की खेती कर रहे किसान ईश्वर सिंह के पास 2 एकड़ की जमीन है। वैज्ञानिकों के परामर्श पर हरे चारे यानी कि बरसीम की खेती कर रहे इस किसान की खेती की पैदावार भी काफी हो रही है। अपने पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे के बाद भी इस किसान को अगली फसल उगाने के लिए बीज उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की मदद से किसान ईश्वर दयाल बरसीम की BL 42 किस्म का बीज भी बनाते हैं, जिसकी सर्दियों में अच्छी पैदावार होती है। किसान ईश्वर दयाल दिल्ली के पूसा संस्थान द्वारा कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। मैं 2 एकड़ बरसीम
बोता हूँ, उसकी कई बार कटिंग करने के बाद में जो भी लास्ट की कटिंग है उसके अंदर जो है मैं बीज के लिए रख लेता हूँ। इससे मुझे पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा मिलता है। वह गेहूं की फसल से करीब करीब 2 गुनी मात्रा में जो है बीज उत्पादन से मुझे पैसा मिलता है। किसानों को अपनी जमीन पर खेती की विभिन्न फसलों के उत्पादन से अनचाहे खरपतवारों से भी निजात मिल जाती है। ऐसी फसलों को उगाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और लगातार एक फसल लगाने से होने वाली बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। मैं BL 42 का बीज बनाता हूं और क्योंकि इसके अंदर ये क्षमता है, ये सर्दी में जो है बिल्कुल भी दबता नहीं है और लगातार कंटिन्यू हरे चारे की मात्रा जो है किसान भाइयों को उपलब्ध करवाता है। ये करीब करीब 2 क्विंटल के आसपास पर एकड़ हमें प्राप्त हो जाता है, 2 से 2.5 क्विंटल, और इसकी कीमत 250 से 300 रुपए किलो मार्केट में बिकती है। बरसीम की फसल को उगाने की जानकारी देते हुए किसान ईश्वर दयाल बताते हैं कि 1 एकड़ की जमीन पर फसल उगाने के लिए 8 से 10 किलो का बीज लगता है। खेत की अच्छे से बुआई करने के 6 से 8 घंटे बाद खेत में पानी देने के बाद बीज की बुआई की जाती है। पानी की बचत के लिए किसानों को लेजर लेवलिंग का भी अच्छा फायदा होता है, जिससे फसल को पानी देने में काफी कम मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर 1 कट्टा DAP का मैंने डाला है और 1-1.5 कट्टा जो है यूरिया का 2-3 बार में इसको दिया है और इससे पर्याप्त मात्रा में जो चारा मेरे को है मिल रहा है। और अपने पशुओं के अतिरिक्त जो है चारा जो होता है उसको मैं कटिंग के हिसाब से बेच देता हूँ। इसके अंदर जो है करीब करीब हमें जो है मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए पर एकड़ जो है बीज मिल जाता है। दूसरी वैरायटी का अगर कोई पौधा आ जाता है, दूसरे रंग का कोई फूल आ जाता है तो उसको हम निकाल देते हैं और एक विशेष ध्यान ये रखते हैं कि कम से कम 500 से 800 मीटर तक एक ही वैरायटी होनी चाहिए। दूसरी वैरायटी की बरसीम इसके आसपास नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी वैरायटी की बरसीम होगी तो पोलिनेशन के द्वारा जो है बीज के अंदर कमी आ जाती है। मार्च के बाद बीज जब बढ़ने की स्टेज आती है तो इसमें जो है सुंडी का प्रभाव होता है और उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसमें हमें जो है 1 या 2 स्प्रे जो है सुंडी की दवाई के करने पड़ते हैं, कोरोजन के, और वो 100% सहायक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कटिंग तो बुआई के बाद जो है करीब करीब 25 से 30 दिन के बाद इसकी कटिंग शुरू हो जाती है और करीब करीब दोबारा फिर 15-20 दिन के बाद जो है कटिंग इसकी चलती रहती है लगातार। और सर्दी का इसकी कटिंग पे कोई प्रभाव नहीं है। 17 अप्रैल के बाद थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर फ्लावरिंग आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हम जो है इसकी छोड़ देते हैं और लगातार जो है ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि लास्ट जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में न दिया जाए। अगर ज़्यादा मात्रा में थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हो तो उसको झाड़ दिया जाता है, क्योंकि लास्ट कटिंग के समय अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो इसके अंदर गलेवा आ जाता है। और उसके बाद 1 या 2 स्प्रे कोरोजन का सुंडी से बचाव के लिए करने के बाद लास्ट कटिंग के बाद इसकी थ्रेसिंग की जाती है। हालांकि किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन के लिए किसानों को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बरसीम की फसल का उत्पादन किसान बुआई के 25 दिन बाद ही ले सकता है। इसके अलावा बरसीम की फसल की कटिंग के 20 दिन बाद ही फसल दोबारा कटाई के लिए उग जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे भी आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा का काला सोना कही जाने वाली मुर्रा नस्ल की भैंसों का आकर्षण हिसार में देखने को मिला। हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र में भैंस मेले का आयोजन किया गया था और इस मेले में हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों के पशुपालकों ने भी हिस्सा लिया। इस मेले में कीमती मुर्रा नस्ल की भैंसें देखने को मिली, तो वहीं मेले में पशुओं की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में ज्यादा दूध देने वाली भैंसों को पुरस्कार भी दिया गया। तो आइए जानते हैं और क्या कुछ खास था इस मेले में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हर साल अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 1 फरवरी को ये मेला आयोजित करता है, जिसमें मुर्रा नस्ल की भैंसों का कंपटीशन है। इस मेले का मेन उद्देश्य है हमारा किसानों में जागरूकता पैदा करना। किसान जितने जागरूक होंगे, जो किसान अच्छा पशु लेके यहाँ आते हैं और जो किसान के पास अच्छा पशु नहीं है वो देखने आता है, तो वो उनको देखकर सीखता है कि अच्छा पशु कैसे बनाया जाता है, उसकी नस्ल सुधार कैसे की जाती है, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, कैसे वो अपना घर बनाते हैं, कैसे पशु के लिए पशुशाला बनाते हैं, वो सब बातें यहाँ सीखते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस जिस किसान के पास है वो इस मेले में पार्टिसिपेट करता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों के, क्योंकि 1 दिन का मेला इसलिए यही किसान आ पाते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मुर्रा नस्ल में अलग अलग कंपटीशन होते हैं, एक फीमेल के लिए, एक मेल के लिए। मेल में 2 अदंत जोटे जिसके दांत नहीं टूटे हैं, 2 से 4 दांत जोटे कैटेगरी होती है और एक वयस्क जोटे होते हैं। फीमेल में एक अदंत जोटी खीरी जिसे हम बोलते हैं, एक 2 से 4 दांत जोटी, एक शुष्क भैंसें और एक दूध देने वाली भैंसें। और सबसे जो अहम हिस्सा है इस मेले का वो सारा साल चलता है। ये समापन इस मेले में आके होता है। सारा साल हम मिल्क का कंपटीशन हर संडे, हर महीने के फर्स्ट संडे को हम यहाँ करते हैं। उसमें कोई भी किसान आके पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी भैंस का दूध प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। और बाकी जितने भी फर्स्ट सेकंड आएंगे इस मेले में जजिंग में, जो ब्यूटी कंपटीशन में आएंगे, उनको हम सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं। तो उससे किसान की क्या होती है, किसान की उस पशु का जो सर्टिफाइड यहाँ से हो जाता है, उसकी अपने आप ही किसान को फ़ायदा होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो भैंस 25 लीटर से ऊपर दूध देगी उसको 31,000, और जो 20 लीटर से 24 लीटर तक दूध देगी उसको 21,000 का इनाम है, और जो 18 लीटर से ऊपर दूध देगी उसको 21,000 का इनाम है। ये इनाम अब की बार 2 भैंसें 25 लीटर से ऊपर आई हैं, 2 भैंसें 20 लीटर से ऊपर आई हैं और 8 भैंसें 18 लीटर से ऊपर आई हैं। इस प्रकार हमारा 1.5 लाख के करीब इनाम इस साल मेले में जाएगा। जो प्रगतिशील किसान हैं, खासकर जो अच्छे किसान और भैंस रखते हैं, वो किसान यहाँ आते हैं। और वो किसान आने की वजह से जो किसान प्रगतिशील नहीं है या जो किसान अभी भैंस नहीं रख पा रहे हैं, तो 25-25 लाख की जब भैंस बिकने लग गई हैं तो सब किसान आगे सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं। इसलिए ये प्रेरणा का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, ये प्रेरणा देने का किसानों को। संसार में अगर हम माने तो मुर्रा नस्ल सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इससे सिवा कोई अच्छी नस्ल भैंस की नहीं है। तो मुर्रा नस्ल अगर जो किसान पालता है तो वो एक अच्छी नस्ल पाल रहा है, और उसको किसान को ये रखना चाहिए कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस पाले वो कम से कम 10-12 लीटर 15 लीटर की दूध की भैंस हो और वो इतना दूध वो दे। मुर्रा नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुर्रा नस्ल पालने से भैंस का किसानों का काफ़ी फायदा होता है। और मैंने सर यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया भैंसें और मुर्रा नस्ल के जोटे भी देखे सर। सोच रहा हूँ सर अगली बार सर मैं भी एक मुर्रा नस्ल का ही जोटा पालने की इच्छा रखता हूँ। मेरा नाम प्रदीप है सर। हम गांव चन्नत जिला हिसार से आए हैं और पहली बार इस मेले के अंदर आए हैं सर हम। और हमने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें, कटड़ियाँ, जोटे बहुत अच्छे अच्छे देखे, तो इससे हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। हमारा मन ऐसे करता है कि हम भी ऐसे ऐसे पशु पालें, जो आमदनी का एक मुख्य साधन है हमारे किसानों का। और तो कोई इसका आमदनी का साधन हमारे पास है नहीं सर। हमारे को तो सबसे बढ़िया काम लग गया सर ये। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है,
जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसा आपने बताया, गेहूं में जो मोलिया बीमारी है ये एक सूत्रकृमि के द्वारा होती है। सूत्रकृमि छोटे छोटे जीव होते हैं जो फसल की जड़ों को नुकसान करते हैं। यह सूत्रकृमि गेहूं व जौ की फसलों को ही नुकसान करता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये डोरमेंट अर्थात सुप्त अवस्था में रहता है और जब गेहूं की फसल की बिजाई का समय आता है अर्थात अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय ये जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हमारी फसलों को नुकसान करना शुरू कर देता है। जैसे ही बिजाई का समय आता है, शिष्ट सूत्रकृमि की मादा के अंदर जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं जो जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जड़ों के अंदर ही खाते हैं। इनकी वजह से जड़ों के अंदर जो पानी और तत्व पौधे को लेने होते हैं वो सही प्रकार से नहीं ले सकता और इस प्रकार से पौधा कमजोर रह जाता है। आमतौर पे किसान को इस बीमारी का पता तब चलता है जब उसकी फसल तकरीबन 1 महीने की हो चुकी होती है। पहला पानी लगने के बाद जब किसान खाद डाल चुका होता है तो वहाँ पे जहाँ सूत्रकृमि की समस्या है, फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती और पौधे पीले से रह जाते हैं। ऐसी सूत्रकृमि ग्रस्त फसल दूर से ही किसान को नजर आ जाती है। सबसे पहले किसान को ये जान लेना चाहिए कि उसमें सूत्रकृमि की वजह से ये लक्षण आए हैं या किसी और वजह से। खेत में पहला पानी लगाने के बाद जब खाद डालने के लिए खेत में जाते हैं तब इस रोग का पता चलता है। इस रोग के बचाव के लिए अगेती फसल लेनी चाहिए। सबसे पहले फसल में पीलापन आता है और ग्रसित पौधे को उखाड़ने के बाद उसकी जड़ें झाड़ीनुमा दिखाई देती हैं तथा पौधा बौना दिखाई देता है। लेकिन जड़ों को हम निकाल कर ही देखें तभी पता चलता है। फुटाव फसल में कम हो जाता है सूत्रकृमि के प्रकोप के कारण। और ऐसी फसल जब बीमारी का शुरुआत होता है खेत में तो कहीं कहीं पर ऐसे पैचेज जिसको बोलते हैं कहीं कहीं पे नजर आते हैं, अर्थात कुछ स्थानों पे बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, पूरे खेत में नहीं होती। इस रोग से बचाव के लिए खेत में फसल चक्र अपनाना चाहिए। किसान भाई ऐसा ना समझें कि एक बार अगर हमने फसल चक्कर या फसल का हेर फेर कर लिया तो हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। 2-3 साल तक फसल ठीक हो जाएगी आपकी, लेकिन बाद में फिर से समस्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो हर 2-3 साल के अंतराल के बाद आप गेहूं उगा सकते हैं बिना किसी दवाई वगैरह के डाले। दूसरा है कि जब अप्रैल में फसल कटने के बाद, गेहूं की फसल कटने के बाद सूखे में खेत की जुताई, गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे सूत्रकृमि मर जाते हैं। HT54 नामक टीका एक इसके लिए यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है। उससे बीज उपचार करके किसान भाई अगर बोएं तो इसमें इसकी मात्रा 50 मिलीलीटर टीके की पैकिंग 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। इसका उपचार ऐसे ही करना है जैसी दूसरी फसलों में टीके का उपचार करते हैं। बिजाई के समय फ्यूराडान दवाई, ये दानेदार दवाई है, बिजाई के समय पर 13 किलोग्राम प्रति एकड़ खाद में मिला के डाल सकते हैं।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुवाई तकनीक, गेहूं की फसल लगने वाली बीमारियों को कैसे करें काबू। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।